गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अकाउंटेंसी वीडियो। अकाउंटेंसी में अभी हम लोगों ने हमारी लास्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 2 आपका वॉल्यूम 3 का दैट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की थ्योरी करी थी बहुत अच्छे से। इवन उसमें कोई प्रैक्टिकल है नहीं, तो हमने पूरा चैप्टर जो है एज ए थ्योरेटिकल पार्ट विद एक्सप्लेनेशन विद उसके अंदर के पॉइंट्स जो थे वो भी मैंने आपको बोर्ड पे लिखवा के समझाए थे एंड आई होप कि उसके नोट्स आप लोगों ने रेडी कर दिए होंगे। अब मैं बात करती हूँ चैप्टर 3 वॉल्यूम 3 बुक का जो 3rd चैप्टर है, जिसके अंदर हमें टूल्स पढ़ने हैं। टूल्स अभी हम पढ़कर आए थे पिछली वीडियो में। टूल्स होते क्या हैं? टूल्स यानी कि वो सारी टेक्निक्स जिनसे हम लोग एनालाइज करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। वो 4 टूल्स पढ़े हैं हमने। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन चारों को अलग अलग चैप्टर में डाल दिया गया है और हमें उन्हें पढ़ना है। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज जो टूल है आपका, वो हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। रेशियो जो है वो 4th चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस, और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है दैट इज योर 5th चैप्टर। तो अभी हम लोग हमारा 3rd चैप्टर उठा रहे हैं दैट इज योर कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब क्लास देखिए, चैप्टर का पूरा नाम है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्लियर है? अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका सबसे पहला है टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 टूल्स होते हैं, हम दोबारा पढ़ लेंगे। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव के मीनिंग क्या होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस क्या है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? उसके बाद कंपैरेटिव में दो चीजों का कंपेयर किया जाता है। क्या? एक तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। पेपर में पूछ सकता है 1 मार्क्स में। उसके बाद हमें पढ़ना है कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है। आफ्टर दैट कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L, अगेन इनकम स्टेटमेंट, बट ये कॉमन साइज की है। जो ऊपर था ये कंपैरेटिव था, ध्यान देना दोनों अलग अलग हैं। इसी तरीके से लास्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो हमें ये कुछ 8 टॉपिक्स कवर करने हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर, जो हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक है टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टूल्स 4 होते हैं, बार बार बताती आई हूँ, अब तक शायद मैंने 6-7 बार ये चीज बता दी होगी। कौन से? कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एंड कैश फ्लो। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3, एंड रेशियो एनालिसिस चैप्टर नंबर 4 और कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर नंबर 5। अब हम लोग देते हैं हमारा ध्यान कंपैरेटिव पे। सबसे पहले कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है क्लास? कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कंपोनेंट, या आपकी कंपैरेटिव स्टडी है कंपोनेंट्स की और एलिमेंट्स की और आइटम्स की ऑफ बैलेंस शीट के आइटम्स, कंपोनेंट्स और योर एलिमेंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2 और मोर ईयर, जिसके अंदर आप 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए कंपैरेटिव स्टडी पढ़ते हो। किसकी? बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, एलिमेंट्स की या फिर कंपोनेंट्स की और आइटम्स की। क्लियर है? नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। बार बार बोल रही हूँ, कंपैरेटिव को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। इसको याद रखना, भूलना मत, गड़बड़ मत कर देना भाई कॉमन साइज को हॉरिजॉन्टल बोल दो, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आगे बोलती हूँ प्रिपेयर टू शो। अब क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं हम, क्या शो करना है? सबसे पहले हमें शो करना होता है हमारा एब्सोल्यूट डाटा, कि हमारा एब्सोल्यूट डाटा क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट अमाउंट। कितनी एब्सोल्यूट अमाउंट हमारी इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है हमारी कंपैरिजन में। इंक्रीज और डिक्रीज इन एब्सोल्यूट डाटा इन परसेंट, इन टर्म्स ऑफ परसेंट की टर्म में भी हम लोग निकालेंगे। ये जो एब्सोल्यूट डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंट, ये सारी चीजें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे कंपैरेटिव के, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कंपैरिजन एक्सप्रेस्ड इन रेशियो, कई बार हम लोग इसको रेशियो में, किसमें एक्सप्रेस करते हैं कंपैरिजन को? रेशियो में करते हैं। परसेंटेज ऑफ टोटल, और टोटल को परसेंटेज में करते हैं। तो क्यों प्रिपेयर्ड होता है? प्रिपेयर करने के बाद क्या शो करता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आती है बात ऑब्जेक्टिव की, क्या उद्देश्य है, क्यों हम लोग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। FS लिखा है, डोंट राइट, डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। दोबारा बोल रही हूँ, मैंने करा है क्योंकि मेरे पास जगह की कमी। सबसे पहले क्या उद्देश्य है? डाटा प्रेजेंटेशन बिकम सिंपल एंड कंपैरेबल, ताकि आप इजीली डाटा को कंपेयर कर सको और समझ सको इजी वे में। दूसरा, इट इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी, ताकि हमें हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चले, उसकी लिक्विडिटी की रेशो से, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो से और सॉल्वेंसी के उससे। मतलब इन तीनों से कौन कौन सा? लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी, इनसे हम लोग हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस जान सकते हैं। नेक्स्ट इज योर, इट हेल्प्स इन कंपैरिजन एंटरप्राइजेस परफॉर्मेंस।
हमें एंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में आसानी होती है विद दैट ऑफ अदर एंटरप्राइजेस। अगर दूसरी एंटरप्राइजेस से करनी है तो भी विद दैट ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, और अगर इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से करना है तो भी ईजी होता है समझने में, कंपेयर करने में। एनालिसिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। जो एनालिसिस होता है उससे हम लोग हमारी प्लानिंग कर सकते हैं आगे कि अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है लॉस में जाने का, तो हम लोग हमारी प्लानिंग और अच्छे से कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो वो चेंज क्यों आ रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो प्रॉफिट कैसे हुआ, हम उस चीज को और इंक्रीज करेंगे ताकि हमें और प्रॉफिट हो। अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हम उस लॉस की रेमेडी को निकालें और उसको लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। तो ये मैंने बताया कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब और ऑब्जेक्टिव। अब आगे दो पार्ट और है थ्योरी के, आई मीन 2 टॉपिक और हैं, फिर उसके बाद हम लोग हमारा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। Yes class, next topic is your importance of comparative financial statement। अब क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले किस किस को जरूरत है कंपैरिजन की, कौन देखता है इस कंपैरिजन को। सबसे पहले शेयर होल्डर्स, जिसने अपना पैसा लगा रखा है, जिसने शेयर्स खरीद रखे हैं। दूसरा डिसीजंस एंड प्लान लेने में आसानी होती है कि हाँ हम लोग इजीली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर एनालिसिस होगा कि हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर लेंडर्स, जो पैसा आपको उधारी पे दे रहे हैं, भाई वो भी तो देखेंगे ना कंपनी हमारा पैसा वापस कर सकती है या नहीं कर सकती। एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है, कैसे करना है, सारे डिसीजन हम लोग आफ्टर एनालिसिस लेते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंस। और नेक्स्ट है लिमिटेशंस, सेम एज जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो लिमिटेशंस हर चीज की। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अकाउंटिंग की सेम लिमिटेशंस है। क्या, सबसे पहले कि हिस्टोरिकल डाटा होता है, सिर्फ हम पीछे का देखते हैं, पास्ट का फ्यूचर का कुछ नहीं देखते। अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट, कई बार ये पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट भी कर जाता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स आर इग्नोर्ड, क्वालिटी इग्नोर कर दी जाती है। मैनेजमेंट कितनी मेहनत कर रही है, कोई मतलब नहीं है, हाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए, या लॉस आ रहा है तो लॉस में होना है। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड, अगर प्राइस लेवल आपके एसेट्स के चेंज हो रहे हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि हिस्टोरिकल प्राइसेस इसके ऊपर इसके अंदर लिखे जाते हैं। वेरिएशंस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर आप वेरिएशन करते हैं तो वो चीज गलत होती है, वो इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है। सो क्लास वेरिएशन अकाउंटिंग पॉलिसी, हाँ प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड, देन आफ्टर दैट वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है। अब बात करते हैं, ये थे लिमिटेशंस, आपकी इंपॉर्टेंस हो गए, लिमिटेशंस हो गए। ये सारे पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, आई मीन जब मैं आपको सेकंड चैप्टर करा रही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला, उसके अंदर मैंने ये सारे डिटेलिंग में लिखे भी हैं और समझाए भी हैं। सिर्फ इसीलिए टाइम वेस्ट ना हो, मैं इस वीडियो के अंदर इसको ड्रॉप कर रही हूँ। अगर किसी को इसकी डिटेलिंग पढ़नी है तो प्लीज मेरे इससे पिछले वाली वीडियो में जाके, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की थ्योरी करी है, उसमें जाके देख लीजिएगा, इसकी सारी डिटेलिंग आपको वहाँ मिल जाएगी। आगे बढ़ती हूँ, अब कौन कौन से टूल्स हैं कंपैरिजन के क्लास। द टूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आफ्टर दैट कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, देन आप कॉमन साइज बैलेंस शीट, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो ये चारों चीजें हमें पढ़नी है, इन चारों का प्रैक्टिकल देखना है। थ्योरी में मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट बताती जाऊंगी आपको, क्योंकि ज्यादा इसका थ्योरी का आता नहीं है, और ना भी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल आता है। फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बता रही हूँ कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट होता क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है। सो कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड। इसके अंदर हम 2 या 2 से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड का कंपैरिजन करते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं बैलेंस शीट, या आपकी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी होती है। एडवांटेजेस क्या है, मोर रियलिस्टिक अप्रोच है, इसमें माना जाता है कि इसमें रियलिस्टिक चीजें आती हैं, यानी कि हमें रियल चीज पता चलती है कि रियल सिचुएशन क्या है। मोर यूजफुल इन कंपैरिजन टू सिंगल ईयर्स बैलेंस शीट, जब सिंगल ईयर की बैलेंस शीट का हम कंपेयर करते हैं उसमें भी आपकी काफी यूजफुल होती है। इट शोज द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ऑन इट्स एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी। एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटी के ऊपर जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनका इफेक्ट जो है वो शो कर जाता है ये बैलेंस शीट के अंदर, उन एक्टिविटीज का इफेक्ट। इट इज अ लिंक बिटवीन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपैरेटिव जो है ये आपका लिंक होता है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L का। एंड द लास्ट वन इज हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग फ्यूचर प्लानिंग, ये आपको हेल्प करता है कि आपको फ्यूचर में क्या प्लान करना है।
तो ये मैंने छोटी सी आपको थ्योरी बताई है कंपैरेटिव बैलेंस शीट की। अब हम लोग हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना देखते हैं जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। यस क्लास, अब हम लोग हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बहुत अच्छे से थ्योरी देख ली कि वो होता क्या है, उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ये समझेंगे कि एनालिसिस होता कैसे है। सो स्टार्ट करती हूँ मैं। ये आप लोगों का बुक का ही इलस्ट्रेशन है। अगर किसी को क्वेश्चन यहाँ समझने में दिक्कत आ रही तो अपने सामने अपनी बुक खोल लीजिए, बुक के अंदर सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। सो मैं पहले क्वेश्चन देखती हूँ, क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है, फिर मैं मेरे सोल्यूशन पे आऊंगी। क्वेश्चन के अंदर आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी है। शेयर होल्डर्स फंड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बी नंबर पे रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरी हेडिंग है नॉन करंट लायबिलिटी। मैं हेडिंग्स को अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तीसरी है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर 2 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का उन्होंने नीचे नोट्स टू अकाउंट दिया है। नोट्स टू अकाउंट देखने बहुत जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं वो मैं अभी आगे बताऊंगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक दे रखे हैं और आपको अदर्स दे रखे हैं, यानी कि एक तो बैंक से पैसा उठा रखा है और जगह से उठा रखा है। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपके ट्रेड पेबल्स है। फाइन। नेक्स्ट है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड टेंजिबल। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अब क्लास मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रही हूँ कि सोल्यूशन करते कैसे हैं। सब बहुत इजी है और सबसे इजी चैप्टर शायद यही आपको लगेगा जब आप लोग पढ़ेंगे। तो इसका जब हम सोल्यूशन करते हैं ना, एक चीज हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन को एज इट इज उठा के आपको आंसर में चेपना है। मतलब कि जितनी भी आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं एज इट इज पर्टिकुलर्स वाला कॉलम एज इट इज आ जाएगा, पहला कॉलम। कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज एक चीज होती है, क्या, अगर आपको नोट नंबर दे रखा हो किसी का और उस नोट नंबर की जो बाइफरगेशन नीचे दे रखी है उसे हम लोग यहाँ पे बाइफरगेट करके दिखाएंगे, अलग अलग दिखाएंगे। सिर्फ ये एक चेंज आता है पर्टिकुलर में। जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ एक साथ थी और नोट नंबर 1 दे दिया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे नोट नंबर 1 नहीं डालेंगे। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेके जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आते हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अपने पर्टिकुलर्स में। क्लियर है? अब हम लोगों ने हमारा पर्टिकुलर्स डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक आप देख लीजिए एज इट इज सारे आइटम्स जो है आपके पर्टिकुलर्स में आ गए। उसके बाद सेकंड कॉलम आपका नोट नंबर का, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं होता। तीसरे कॉलम पे भरती हूँ प्रीवियस ईयर का। क्लास जो डाटा आपको आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का गिवन है, प्रीवियस ईयर का डाटा कौन सा है आपका, ये 18 का है। 1 मिनट। यस क्लास, ये आपका क्वेश्चन में 16 है, 2016 है, 18 नहीं है। ठीक है, तो आपको जो प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन है, प्रीवियस ईयर 17 और 16 में से कौन सा हुआ, 16 हुआ, 2016। तो 31 मार्च 2016 वाला कॉलम एज इट इज उठ के आपका आ जाएगा यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर, जिसको हम लोगों ने ए नाम दिया, कॉलम नंबर ए। क्लियर है? एज इट इज देखिए आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल 60 है, इक्विटी शेयर कैपिटल 60 है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15, रिजर्व एंड सरप्लस 15, रिजर्व एंड सरप्लस 15। नॉन करंट लायबिलिटीज पे आऊं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट नंबर था तो हम लोग नीचे पहुंच जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए बैंक का अलग दिखाएंगे और अदर्स का अलग। इसमें आपका देखो प्रीवियस ईयर का 30 और 15 है, तो मैंने 30 और 15 के नाम से डाल दिया। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपके कितने हैं यहाँ पे, 2, तो मैंने 2 डाल दिए। उसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दे रखे थे 13, तो ट्रेड पेबल डाल दिए 13। इसी तरीके से एसेट्स की देखिए आपके तीनों अमाउंट सेम है। मतलब कुछ नहीं करना, इसको उठा के एज इट इज यहाँ रख देना। जिसका नोट्स टू अकाउंट गिवन है उसकी नोट्स टू अकाउंट में से वैल्यू डाल दीजिएगा। सेकेंड पे आती हूँ। अब सेकेंड बी कॉलम, जिसको हमने नाम दिया है बी। आपका ये कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4th कॉलम हो गया है आपका, और जिसको नाम दिया जाता है बी। आपको एग्जाम में इसी तरीके से करना और ऊपर नाम भी देना है। बी कॉलम है ये आपका। अब बी कॉलम के अंदर सारा करंट ईयर का डाटा आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज। 60 15 18 45, 60 15 18 45 नोट नंबर आ गया। तो नोट नंबर में क्या करना है, हमें नीचे से देखना है। नीचे से हमारा करंट ईयर का क्या डाटा है, 27 और 18, तो मैंने डाल दिया 27 और 18। आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद 2 14.20 2.30 2.30 14.20 14.20। मतलब आपका एज इट इज क्लास आपको क्वेश्चन उठा के यहाँ पे छापना है आंसर, पहले स्टेप, और कुछ नहीं करना। बस नोट्स टू अकाउंट का ध्यान रखना, जिसमें नोट्स टू अकाउंट दे दिया उसके अंदर आपको उसको पूरा बाइफरकेट करके लिखना है। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप पे आती हूँ।
कॉलम नंबर आपका 5th जिसका हमने नाम दिया है सी। इसमें हमें क्या करना है, आपको इन दो कॉलम्स के ऊपर वर्क करना है, सी के ऊपर और डी के ऊपर, और इनके फॉर्मूले गिवन होते हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में डालना है, कुछ नहीं करना। कैसे? सी का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए, यानी कि कॉलम नंबर बी माइनस कॉलम नंबर ए। बी में से ए को माइनस कर दीजिए, 60 में से 60 गए 0, 15 में से 15 गए 0, 18 में से 13 गए 3, 27 में से 30 गए -3। माइनस का साइन अकाउंट्स में कभी नहीं लगता है, हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। माइनस का साइन लिखोगे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इसलिए प्लीज डोंट यूज द साइन ऑफ माइनस, स्पेशली इन अकाउंट्स। 18 में से 15 गए 3, मतलब ये देखो सारा हम लोग अगर बी में से ए को माइनस करते हैं तो रिवर्ट आंसर आपका सी में आ जाता है। सब में हमें ऐसे ही करना है, इधर एसर्ट्स आ जाओ, 123 माइनस 105 18, 29.50 माइनस 40 10.5, 2 माइनस 5 माइनस। तो कुल मिला के जो आपका सी कॉलम है उसमें आपको सिर्फ बी कॉलम में से ए कॉलम को माइनस करना और आंसर यहाँ लिख देना है। इसमें भी ऐसी है 154.50 माइनस 150, उसके बाद 154.50 माइनस 150। तो क्लास आपका एज इट इज उतारना है, प्लीज गड़बड़ मत करना, सबसे इजी चैप्टर है ये। हमने पढ़ा कॉलम नंबर सी। अब बताती है कॉलम नंबर डी कैसे निकालते हैं। तो डी जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो सी अपॉन ए इंटू 100 होता है क्लास, यानी कि जो वैल्यूज अभी आपने निकाली है कॉलम नंबर सी, उसको अगर मैं ए से डिवाइड कर दूं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये 20 आया है तो 3/15 इंटू 100, इसको अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, मतलब 3 डिवाइडेड बाय में 15 इंटू 100 20। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ आप कहोगे कि मैडम आपने यहाँ तो डैश डाल दिया। डैश क्यों डाल दिया जब ऊपर ऑलरेडी डैश है? उसको अगर किसी चीज से डिवाइड करोगे तो वो तो नील ही रहेगा ना, क्या आएगा? तो इसीलिए अब उसके बाद नीचे आती हूँ मैं, अगर -3 है, माइनस का 3 है तो क्या करेंगे? 3 नेगेटिव डिवाइडेड बाय में सी अपॉन में ए 30 इंटू में 100, लेने सामने सामने वाले हैं। ये गलती मत कर देना, एग्जाम में पता चला 3 तो आपने ले लिया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, इसका बैंक का, और आपने अदर्स का उठा लिया ए कॉलम का। ये गलती मत करना, कहीं 3/15 कर दो तो गलत आ जाएगा आंसर। मतलब आपको बिल्कुल सामने सामने वाले उठाने हैं और कुछ नहीं करना है। और एक सी कॉलम में हमें माइनस करके लिख देना है बी माइनस ए, और डी कॉलम में जो सी आंसर आया उसको डिवाइड कर देना है ए से और इंटू में 100, और सामने सामने वाले के बार बार बोल रही हूँ। अब अगर मैं इस टोटल की बात करूँ, टोटल में कैसे करोगे? 450 डिवाइडेड बाय में 150 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3। एसेट्स में देख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय में 3 नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाय में 50 इंटू में 100 60 माइनस का 60, 10.50 माइनस का डिवाइडेड बाय में 40 इंटू 100 26.25। है ना इजी? बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है क्लास, और इसके अंदर सिर्फ आपको सी कॉलम में माइनस करना है बी माइनस ए, और डी कॉलम में सी कॉलम डिवाइडेड बाय में ए इंटू में 100 करना, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो प्लीज जिसको समझ नहीं है दोबारा वीडियो को रिवर्ट करो, दोबारा से देखो, अच्छे से समझो कि मैंने क्या बताया है, और इसके अंदर एटलीस्ट आप अपने मार्क्स गेन करने की कोशिश करिए। अब ये तो था कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब मैं बात करती हूँ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस की, कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। यस क्लास, अभी हम लोगों ने हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट देखा। आई होप कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं सी एंड डी, जबकि ए बी और पर्टिकुलर्स तीनों आपको एज इट इज हमें क्वेश्चन में से उठा के छापने होते हैं, उसके भी नंबर होते हैं क्लास। सीओडी जैसे हम लोगों ने निकाला कि सी मतलब बी माइनस ए, यानी कि कॉलम नंबर बी माइनस कॉलम नंबर ए, तो आपका सी आ जाएगा। और डी में क्या करते हैं? परसेंटेज, जो सी आंसर है उसको डिवाइडेड बाय ए कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, और सामने सामने करना है, ऊपर नीचे मत कर देना। वो फिर कहोगे मैडम आंसर गलत आ गया। बिल्कुल आपका ये सामने सामने चलेगा, कोई गलती मत करना, दोबारा बोल रही हूँ, हॉरिजॉन्टली चलेगा ये आपका, समझ में आई बात। अब आगे बात करती हूँ, नेक्स्ट बढ़ती हूँ मैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमें बैलेंस शीट तो अच्छे से समझ में आ गई। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम स्टेटमेंट समझते हैं, जिसको हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी बोलते हैं। ठीक है, सो क्लास मैंने क्वेश्चन उठाया, अगेन आपकी बुक का ही इलस्ट्रेशन है, किसी को प्रॉब्लम हो तो वो भी खोल लेना साथ में। क्वेश्चन है प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। अब क्लास एक बात याद रखना कि बैलेंस शीट में तो आपको एज इट इज फॉर्मेट मिल जाएगा, जो कि आपको खाली छापना है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या होता है कि हमें वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है,
हम लोगों को फॉर्मेट जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आए थे उसको हमें खुद याद करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में जो फॉर्मेट याद कर आए थे वो फॉर्मेट हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सो क्लास, क्वेश्चन में पर्टिकुलर्स में दे रखा है 2017 और 16 का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है जिसको सेल्स भी कहते हैं, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, किसमें आते हैं? एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको जो कि परसेंट में दे रखा है, और ये परसेंट किसका परसेंट है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, और जिसको सीओजीएस भी बोलते हैं। अब आप कुछ सोच रहे हो मैम सीओजीएस तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो सीओजीएस जो निकलता है वो निकलता है आपका परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। इससे निकलेगा आपका ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इससे निकलेगा आपका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और लास्ट में दे रखा है टैक्स। अब मैंने याद करो फॉर्मेट एक बार क्या बताया था, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, उसमें कोई अदर इनकम हो रही है तो वो ऐड हो जाएगी, बट यहाँ पे हमें कोई भी अदर इनकम नहीं दे रखी तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे। देखिए फॉर्मेट भी साथ ही साथ बताती चली जाती हूँ, चलिए इसी बहाने फॉर्मेट भी याद हो जाएगा आपको। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 और 17 का बना रहे हैं। इसी तरीके से बैलेंस शीट में भी लिखना है, पिछली बार थोड़ी सी जगह कम थी जिससे मैं नहीं लिख पाई थी, लेकिन आपको उसमें भी लिखना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और नीचे फॉर द ईयर एंडेड जिस ईयर का बना रहे हैं। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 और 17। इसमें भी अगेन वही सेम 4 कॉलम, और जो बैलेंस शीट में हम कर आए थे ना सेम प्रोसीजर आपको इसमें करना है, बस इसमें आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते थे हम लोग? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम ऐड कर देते थे, इधर इनकम नहीं है तो वो पार्ट छोड़ दिया। फिर हमने एक्सपेंसेस लिख लिया, हमें एक्सपेंसेस यहाँ पे 3 दे रखे हैं, परचेजेस, चेंज इन इन्वेंट्री और अदर एक्सपेंसेस, तो तीनों को डाल दो, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अदर एक्सपेंसेस, तीनों को डाल दिया। उसके बाद उसे हम टोटल कर देंगे, टोटल के बाद क्या आंसर आता था? कितना आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स लेस कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले आपको अपना फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद छापने वाला काम करिए 2016 पहले वाले कॉलम में, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हमेशा प्रीवियस ईयर आता है, और जो ये इसका फर्स्ट कॉलम है क्वेश्चन का, यानी कि जो करंट ईयर है वो हमारे सेकंड कॉलम में चला जाएगा। एज इट इज छापना है, कुछ नहीं करना। हाँ, जो परसेंटेज दे रखा है उसकी हम लोग उससे ऊपर वाले की उसके ऊपर वाले को देख के उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। कैसे? जैसे मान लो पहले मैं प्रीवियस ईयर उठाती हूँ 4,20,000, ठीक है 4,20,000, इसमें कोई परसेंट का काम नहीं था। परचेजेस 2,50,000, परचेजेस 2,50,000, चेंजेस दे रखे थे 50,000, चेंजेस 50,000। अब उसमें आपको ये जो अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो 10% दे रखे हैं, किसके? सीओजीएस के। और सीओजीएस कैसे निकलेगा? जब हम लोग हमारे परचेजेस को और हमारे चेंज इन इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे, 2,50,000 50,000 3 लाख, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000। अब इन सबको क्या कर दोगे? टोटल 3,30,000 आ गए टोटल एक्सपेंसेस। अब उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग कैसे निकालते थे क्लास? याद करिए कि हम लोग जो हमारा ऊपर हमें रेवेन्यू दे रखा था, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते थे, बट इनकम नहीं है इस बार, तो 4,20,000 में से जब हम लोग हमारे 3,30,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 90,000। हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है? उसके बाद हम लोग टैक्स माइनस करते थे, और इस बार टैक्स भी आपको परसेंटेज में दे रखा है। इट मीन्स आपको इससे ऊपर वाले की परसेंटेज निकालिए जब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं होता है, तो 30% निकलेगा 90,000 का। 90,000 का 30% हो गया 27,000। 90 में से 27 हमारे पास है, गवर्नमेंट के पास चले गए, तो हमारे पास कितने बचे? 63,000। इसी तरीके से करंट ईयर का करना है क्लास। करंट ईयर में 8 लाख दे रखा है, हमने 8 लाख डाल दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। आफ्टर दैट 4,50,000 और 50,000, परचेजेस 4,50,000 और आपके चेंज इन इन्वेंट्री 50,000, दोनों को ऐड करो। इस बार 8% का रेट था आपका अदर एक्सपेंसेस का, तो 5 लाख का जब मैंने 8% निकाला तो मेरे निकल गए 40,000। फिर वही चीज 8 लाख में से आप क्या करोगे? सारे अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे, यानी कि 8 लाख में से 5,40,000 माइनस कर दोगे। कितना बचा? 2,60,000। अब इस 2,60,000 में से हम लोग हमारा टैक्स माइनस करेंगे, दैट इज 30%। 2,60,000 का जो 30% होगा वो 2,60,000 में से माइनस हो जाएगा। तो 2,60,000 का 30% निकला मेरा 78,000, और 2,60,000 में से मैंने जब 78 माइनस करा तो मेरा आ गया आंसर 1,82,000। चलो, ये तो थी बात जो हमें क्वेश्चन में गिवन था।
अब हमें जो खुद से निकालना है वो ध्यान से सुनना, जो अभी हम लोग कर आए थे बैलेंस शीट में सेम चीज करनी है। सी कॉलम के लिए बी माइनस ए और डी कॉलम के लिए सी अपॉन ए इंटू 100, सेम चीज करनी है दोनों कॉलम्स के लिए। तो करते चले जाइए। अगर मैं सी यानी कि एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम की बात करूं तो 8 लाख में से 4,20,000 गए, 3,80,000, 4,50,000 में से 2,50,000 गए 2, 50 में से 50 गए 0, 40 में से 30 गए 10, 5,40,000 में से 3,30,000 गए 2,10,000, 2,60,000 में से 90 गए 1,70,000, 78,000 में से 27,000 गए 51,000 और 1,82,000 में से 63 गए 1,19,000। कितना इजी क्वेश्चन है क्लास, इससे इजी पूरे 11th-12th के अकाउंट्स में नहीं मिलेगा। वैसे ही डी में क्या करना है, जो हमारा सी का आंसर आया है वो बनेगा आपका न्यूमरेटर और उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वाला ए कॉलम यानी कि आपका प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा वो बनेगा डिनोमिनेटर और इनटू 100। फॉर एग्जांपल 3,80,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 इनटू 100 आपका आ जाएगा 90.48। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 इनटू 100 80। इस बार हमारे पास सी में था नहीं, निल था, तो आपकी परसेंट में डील होगी। आफ्टर दैट 10,000 डिवाइडेड बाय 30 इनटू 100 33.33। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3,30,000 इनटू 100 63.64। 1,70,000 डिवाइडेड बाय 90 इनटू 100 188.89। 51,000 डिवाइडेड बाय 27 सी डिवाइडेड बाय ए इनटू 100 188.89। अगेन 1,19,000 डिवाइडेड बाय 63 इनटू 100 188.89, सॉरी इसमें मिक्स हो रहा है 188.89। तो इससे निकलेगी आपकी परसेंटेज, बिल्कुल सेम जो अभी हम ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कर आए थे वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। बस फर्क ये है कि उसमें हमें एज इट इज छाप देना, उसमें कोई अलग से परसेंटेज नहीं था, उसमें कोई आपका वो नहीं था, नोट्स टू अकाउंट था कि ऊपर आपको बाइफरकेट करके लिखना है और इसमें आपको फॉर्मेट याद होना जरूरी है। बाकी फॉर्मूला सी और डी निकालने का दोनों का सेम है। एक क्वेश्चन और उठाती हूँ इसी का ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यस क्लास, अब मैंने एक और एग्जाम्पल दिखाया है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बार बार बोलूँ, इसके अंदर आपको अपना फॉर्मेट याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेट की फॉर्म में आपको क्वेश्चन में नहीं देता है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स में उसने इस बार सिर्फ 3 चीज दी है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम जो कि परसेंट में है, एक्सपेंसेस जो कि परसेंट में। और इस बार एक्सपेंसेस के ब्रैकेट में पहले अदर इनकम के ब्रैकेट में दे देते हैं क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ आरएफओ यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज देनी है, और एक्सपेंसेस में लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है और वो कौन सा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। तो यानी कि इस बार ये जो परसेंटेज दे रखी है वो भी हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालनी है। उसने बस घुमा दिया है बात को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ना बोल के ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोल दिया। आप लोगों को इस चीज का ध्यान में रखना है, वरना फिर आप लोग को क्वेश्चन में ढूंढते रह जाओगे कि मैम ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो कहीं दे ही रखा था, अगर आपको ऑपरेटिंग रेवेन्यू का मतलब नहीं पता होगा तो, राइट। सो आगे बढ़ती हूँ सोल्यूशन की तरफ। यू हैव टू प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। वो ऊपर अपनी हेडिंग लिख लेना, हेडिंग लिखना मत भूलना क्लास, बार बार बोलोगे, हेडिंग लिखना बोलोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 2016 एंड 17 जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं, पर्टिकुलर्स पे आते हैं। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले हमें यहाँ पे सिर्फ 3 चीजें दे रखी है, तो उसी के हिसाब से हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, लिख दिया जी। नंबर 2 पे अदर इनकम आता है, लिख दिया। अदर इनकम के बाद दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है हमारा। इसके बाद एक्सपेंसेस आता है, तो एक्सपेंसेस भी गिवन है, एक्सपेंसेस लिख दिया। बट एक्सपेंसेस के अंदर कोई चीज गिवन नहीं थी, उसकी कोई सब हेड नहीं था, तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी, डाल दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद हम लोग टैक्स को माइनस करते हैं, बट यहाँ पे हमें कहीं क्वेश्चन में टैक्स नहीं दे रखा था, तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे ही हम लोग बंद कर देंगे। अब बारी आती है, पहले प्रीवियस ईयर उतारेंगे, फिर करंट ईयर उतारेंगे, फिर C = B - A कर देंगे। A कॉलम, B कॉलम, C और D कॉलम में C अपॉन A इंटू में 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले मेरा यहाँ पे था प्रीवियस ईयर 2016 का 20 लाख था रेवेन्यू, 20 लाख डाल दिया। 20% 20 लाख का, तो 20% 20 लाख का आ गया 4 लाख, ठीक है जी। 50% 20 लाख का कितना आ गया, पहले इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड भी करेंगे ना, टोटल रेवेन्यू भी डालेंगे, तो 20 लाख और 4 लाख को ऐड कर दिया, तो एक्सपेंसेस 50% 20 लाख का, तो 50% कितना आ गया 20 लाख का 10 लाख। और फिर क्या करोगे, अपने एक्सपेंसेस, इसमें से हम लोग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना,
तो हम लोग टोटल इनकम में से, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, हमारा कितना बच गया, 24 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया, कितना बचा, 14 लाख। उसी तरीके से हम लोग हमारा करंट ईयर कर देंगे। सबसे पहले 30 लाख डाल देंगे रेवेन्यू, उसके बाद अदर इनकम थी 15% 30 लाख का, तो 15% कितना हो गया 30 लाख का, 4,50,000। दोनों को हमने ऐड करा, ऐड करके कितना आ गया 34,000, 34,50,000, 34,50,000। अभी जो 34,50,000 आया है, इसके नीचे हम लोग डालते हैं हमारे खर्चे। खर्चों के लिए बोला है 60% है 30 लाख का, तो 60% निकाल देंगे 30 लाख का, तो आ जाएगा आपका 18 लाख। फिर अगेन रेवेन्यू में से अपनी एक्सपेंसेस को माइनस करिए, 34,50,000 में से जब मैं 18 लाख को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 16,50,000। प्रीवियस ईयर हो गया, करंट ईयर हो गया। अब हमें क्वेश्चन में से कुछ नहीं देना देना, अब हमें अपनी कैलकुलेशंस करनी है। मतलब एब्सोल्यूट चेंज के अंदर, सी के अंदर हमें बी माइनस ए करते चले जाना है। 30 लाख माइनस 20 लाख 10 लाख, 4,50,000 माइनस 4,50,000, 34,50,000 माइनस 24 लाख 10,50,000, 18 लाख माइनस 10 लाख 8 लाख, 16,50,000 माइनस 14 लाख 2,50,000। बहुत सिंपल, मतलब सिर्फ इन दोनों को मैंने माइनस करा और मेरा आंसर ये आ गया। फिर डी में आती हूँ मैं, डी का क्या फॉर्मूला था, सी अपॉन में ए इंटू में 100, यानी कि 10 लाख डिवाइडेड बाय में 20 लाख इंटू में 100 50, 50,000 डिवाइडेड बाय में 4 लाख इंटू में 100 12.50%, 10,50,000 डिवाइडेड बाय में 24 लाख, 10,50,000 डिवाइडेड बाय में 24 लाख इंटू में 100 43.75, 8 लाख डिवाइडेड बाय में 10 लाख इंटू 100 80%, 2,50,000 डिवाइडेड बाय में 14 लाख इंटू 100 17.86। क्वेश्चन सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए इस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के अंदर, और आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। सो क्लास, आज की क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का एक मेन पार्ट देखा, दैट इज अ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कंपैरेटिव के अंदर हमने हमारा बैलेंस शीट देखा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कैसे एनालाइज किया जाता है, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे एनालाइज किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। अब हम लोग अगली वीडियो हम लोग उठाएंगे हमारे कॉमन साइज की, कि कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनती है और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। थोड़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, बट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जो मैं अगली वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू।